जय हिंद एवरीवन। आर्मी एग्जाम के लिए हमारा जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 रहने वाला। इस प्रैक्टिस सेट में जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 प्रश्न लिए गए और उन्हीं टॉपिक से प्रश्न लिए गए जिस टॉपिक से आर्मी के एग्जाम में हर वर्ष प्रश्न पूछा जाता है। तो ये क्लास आप लोग आर्मी जीडी, ट्रेडमैन और WMP पेपर के लिए ले सकते हैं। आप लोगों के पेपर में इससे बाहर प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं आपको उन्हीं टॉपिक से प्रश्न करा रहा हूँ जिस टॉपिक से आर्मी के एग्जाम में हर वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोगों को पूरा क्लास समाप्त होने के बाद अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो आज की क्लास का जो प्रश्न नंबर हमारा 1 है वो है प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो आपके पेपर में योजना से रिलेटेड एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लास को करना है। तो आपको बताना है प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो ये आप लोगों की 24 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत हुई थी। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद आपको बताना है कि 22 जनवरी 2015 को किस योजना की शुरुआत हुई थी। तो 22 जनवरी 2015 को आप लोगों की जो योजना की शुरुआत हुई थी वो हुई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत आप लोगों की जो हुई थी वो आप लोगों को 22 जनवरी 2015 अच्छे तरीके से याद रखना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से योजना याद रखना है। आपको जो इम्पोर्टेंट योजना होगी मैं आपको इसी क्लास में बताता चल रहा हूँ। बस आपको सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से याद करते चलना है। उसके बाद आपको बताना है कि 1 फरवरी 2018 को किस योजना की शुरुआत हुई थी। तो आपको याद रखना है, आपके पेपर में यहाँ से एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो बस आप लोग सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से याद करते चलें। तो आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत आप लोगों की 1 फरवरी 2018 को हुई थी। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से सारी योजनाएं याद रखनी है। आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला है मछली उत्पादन का संबंध किससे है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, गुलाबी क्रांति, नीली क्रांति। तो आपको बताना कि मछली उत्पादन का संबंध किससे है। तो मछली उत्पादन का संबंध आप लोगों का नीली क्रांति से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को बताना कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। आपके पेपर में यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। तो श्वेत क्रांति का संबंध आप लोगों का दुग्ध उत्पादन से है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। दुग्ध उत्पादन से आप लोगों का श्वेत क्रांति से संबंधन है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखना। उसके बाद आपको बताना है कि पीली क्रांति का संबंध किससे है। तो पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। तो आप लोग पूरी क्लास जरूर करना। आपको बताना कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है। तो गुलाबी क्रांति का जो संबंध है वो आप लोगों का झींगा उत्पादन से है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। झींगा उत्पादन का संबंध गुलाबी क्रांति से है। बस आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से कंप्लीट करते रहना है। मैं आपको 15 क्लासों में सारे टॉपिक करा दूंगा और उन्हीं टॉपिक से प्रश्न करा रहा हूँ जिस टॉपिक से आर्मी के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपको 15 क्लास में सारी जीके जीएस कंप्लीट करा दूंगा। बस आपको इस प्लेलिस्ट को अच्छे तरीके से देख लेना। मैंने इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आज की क्लास का जो नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला है आरबीआई का पूरा नाम क्या है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो आरबीआई का पूरा नाम क्या है आप लोग याद रखेंगे। आरबीआई का जो पूरा नाम है वो आप लोगों का है भारतीय रिजर्व बैंक। अब आपको बताना है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी आपको बताना है। तो आरबीआई की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न बन सकता है, क्योंकि आपका अगर मतलब पूरा नाम नहीं पूछेगा तो आपको पूछ सकता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो आपको बताना कि 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई भारत का एक केंद्रीय बैंक है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। आरबीआई एक भारत का केंद्रीय बैंक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखें। केंद्रीय भारत का केंद्रीय बैंक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को याद करते चलना है। आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। आपके यहाँ से बाहर प्रश्न बिल्कुल देखने को नहीं मिलेंगे। तो आरबीआई भारत का एक केंद्रीय बैंक और इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन से रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट जानकारी होगी मैं आपको बताता चल रहा हूँ, जो आपके आर्मी के पेपर में पूछे जाने की संभावना है। तो आज की क्लास का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला है वो है आपका रूस की संसद का नाम क्या है। तो आपके
संसद के नाम जरूर पूछे जाएंगे, तो आप लोग अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को याद करते चलना है। तो रूस की संसद का नाम क्या है, तो उसके जो ऑप्शन हैं डाइट, सोरा, ड्यूमा संसद। तो रूस की संसद का नाम आप लोगों का ड्यूमा हो जाएगा, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद डाइट किसकी संसद का नाम है, तो डाइट आप लोगों की जापान की संसद का नाम है। ये प्रश्न रीजनिंग में भी देखने को मिल सकते हैं, नहीं तो आपके जीके में एक प्रश्न यहाँ से ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो सोरा किस देश की संसद का नाम है, सोरा आप लोगों की अफगानिस्तान की संसद का नाम है, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। मैं यहाँ पर अफगान लिखे दे रहा हूँ, लेकिन आपको अफगानिस्तान अच्छे तरीके से याद रखना है। संसद आप लोगों की भारत की संसद का नाम है, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। आपके पेपर में यहाँ से एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से हर वर्ष पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। मैं आपको इम्पोर्टेंट ही चीज़ें करा रहा हूँ, कोई फालतू के प्रश्न नहीं देखने को मिलेंगे। मैं आपको उन्हीं टॉपिक से प्रश्न करा रहा हूँ जिस टॉपिक से आर्मी के एग्ज़ाम में हर वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, उसके चारों ऑप्शंस हैं 9 जनवरी, 15 जनवरी, 25 जनवरी और 30 जनवरी को आप लोगों का शहीद दिवस मनाया जाता है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। 30 जनवरी को आप लोगों का शहीद दिवस मनाया जाता है, तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। यहाँ पर शहीद दिवस लिख दिया गया है, तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखें। 30 जनवरी को आप लोगों का शहीद दिवस मनाया जाता है। अब आपको बताना है कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रवासी दिवस आप लोगों का जो मनाया जाता है वो 9 जनवरी को हर वर्ष मनाया जाता है। 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को आपका थल सेना दिवस मनाया जाता है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, थल सेना दिवस। उसके बाद आपको बताना है थल सेना दिवस आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। 15 जनवरी को हर वर्ष मनाया जाता है। 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस आप लोगों का 25 जनवरी को हर वर्ष मनाया जाता है, मतदाता दिवस। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला है आपके दिवस से रिलेटेड एक प्रश्न ज़रूर पूछेगा। तो मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं। तो आज की क्लास का जो नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, तो उसके ऑप्शंस हैं 1954, 1945, 1947, 1942। तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई थी। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद आपको बताना है इसकी जो स्थापना कब हुई थी, पूरी आप लोगों को डेट के साथ याद रखना है। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 की यूएनओ की स्थापना हुई थी। और ये कब हुई थी, तो 1945 में हुई थी। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। यूएनओ की स्थापना आप लोगों की 1945 में हुई थी। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, यहाँ से आपके पेपर में प्रश्न बन सकता है। उसके बाद यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है, आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो यूएनओ का मुख्यालय आप लोगों का न्यूयॉर्क में है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। उसके बाद जो आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला है, ऑप्शन से रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट जानकारी होगी मैं आपको बताता चल रहा हूँ। जितने भी लोगों को हमसे पर्सनल कुछ बात करना है तो वो लोग हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आपका वास्तव में रिप्लाई करने लायक कमेंट होगा, मैसेज होगा, तो मैं उसका आंसर ज़रूर करूंगा। तो आप लोग इंस्टाग्राम से हमसे ज़रूर जुड़ जाना। इंस्टाग्राम का लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और आप लोगों के चैनल पर भी हमारे मिल जाएगा। तो आज की क्लास का नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला है वो है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। तो आपको WMO का मुख्यालय बताना है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर। उसके ऑप्शंस हैं जिनेवा, रोम, लंदन, स्विट्ज़रलैंड। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको याद रखना है, इसका मुख्यालय आपका जिनेवा में हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। WMO जो हमारा विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद जिनेवा में आप लोगों का जो एक और मुख्यालय है वो आप लोगों को बताना है वो किस चीज़ का मुख्यालय है। तो वो आप लोगों का WHO का मुख्यालय। WHO किसे कहा जाता है, तो WHO का मुख्यालय आप लोगों का विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से WHO को जाना जाता है। उसके बाद आपको बताना है इसका मुख्यालय कहाँ पर, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न जरूर बन सकता है, इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से कंप्लीट कराता चलना हूँ। तो इसका आप लोगों को याद रखना है, इसका भी मुख्यालय जिनेवा में है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का। और इसकी स्थापना कब हुई थी,
विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? इसे शॉर्ट नाम से WHO के नाम से जाना जाता है, आप लोग ये भी याद रखना है। तो इसकी स्थापना आप लोगों की 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। मैंने AP लिख दिया मतलब अप्रैल, तो आप लोग अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को याद करते चलना। आपके पेपर में इससे बाहर प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। जितने भी लोग पिछले वर्ष आर्मी का पेपर दे चुके होंगे तो उन लोगों को पता होगा कि इन्हीं टॉपिक से हर वर्ष प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, शहीद-ए-आज़म किस व्यक्ति का उपनाम है? तो उपनाम से भी आपके पेपर में एक प्रश्न पूछा जाता है। उसके जो ऑप्शंस हैं, समुद्रगुप्त, सरोजनी नायडू, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। तो आपको बताना है शहीद-ए-आज़म किस व्यक्ति का उपनाम है। तो आप लोगों को याद रखना है ये आपका सरदार भगत सिंह का उपनाम है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या है? तो सुभाष चंद्र बोस का उपनाम नेताजी है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखना है, नेताजी का उपनाम सुभाष चंद्र बोस है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद आपको बताना समुद्रगुप्त का उपनाम क्या है? तो समुद्रगुप्त का उपनाम आपको याद रखना है, इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। आपके पेपर में अगर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो फिर आप लोगों को गलती करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। सारी क्लासों को अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। बस आपको इन 15 क्लासों को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आपको सरोजनी नायडू का उपनाम बताना है। तो सरोजनी नायडू का उपनाम जो है वो भारत की कोकिला कहा जाता है। सरोजनी नायडू को आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, भारत की कोकिला इनका उपनाम है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखना। आपके पेपर में इससे बाहर कभी प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। बस आपको सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से कंप्लीट करते रहना। आप लोग कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठा करिए जब क्लास कर रही है, क्योंकि मैं आपको उन्हीं टॉपिक से प्रश्न करा रहा हूँ जिस टॉपिक से आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। बस आपको सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से याद रखना है। हुमायूंनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको पुस्तक और उनके लेखक से एक प्रश्न आर्मी के पेपर में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो मैं आपको यहाँ पर 4 इम्पोर्टेंट पुस्तक ज़रूर बता दूंगा, क्योंकि चारों ऑप्शन से रिलेटेड आपको सारी जानकारी बता दूंगा। तो हुमायूंनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो उसके जो ऑप्शन हैं, गुलबदन बेगम, महादेवी वर्मा, विष्णु शर्मा, जयदेव। तो आपको याद रखना है हुमायूंनामा पुस्तक के जो लेखक हैं वो गुलबदन बेगम है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। महादेवी वर्मा ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो महादेवी वर्मा ने यामा पुस्तक के लेखक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखें, महादेवी वर्मा यामा पुस्तक के लेखक हैं। उसके बाद विष्णु शर्मा ने कौन सी पुस्तक लिखी? ये पुस्तक आपके आर्मी के पेपर में हर वर्ष पूछी जाती हैं। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से इन पुस्तक को याद कर लेना है। तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र पुस्तक के लेखक हैं। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखें, पंचतंत्र पुस्तक के लेखक विष्णु शर्मा। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। जयदेव ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो जयदेव ने गीत गोविंद पुस्तक लिखी है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, गीत गोविंद पुस्तक आप लोगों की जयदेव ने लिखी है। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को याद करते चलना। आपके पेपर में यहाँ से बाहर प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। जितने भी लोग 15 क्लासें कंप्लीट करेंगे वो लोग एक GK में अच्छा स्कोर ज़रूर कर आएंगे, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। बस आपको ज़रूरत है सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से करने की। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो उसके जो ऑप्शन हैं, कंगारू, कीवी, बाघ, आइबिस। तो आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा। काफ़ी सरल प्रश्न है। तो आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय पशु आपका बाघ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद आपको बताना है कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो आपको याद रखना है ये आपका ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद कीवी किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो कीवी आप लोगों का न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, न्यूजीलैंड। उसके बाद आइबिस किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो आइबिस आपका जापान का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखना है, जापान का एक राष्ट्रीय पशु है आइबिस। तो आप लोगों के पेपर में यहाँ से अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो फिर आपको गलत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए सच में ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। हर बार मैं नहीं कहता हूँ, हर बार मैं आपको क्लास में डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, सिर्फ क्लास में एक बार ही बोलता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपका हमारा नया वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन हाल पहुँच जाए। तो आज की क्लास का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला है वो रहने वाला है आपका अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो उसके जो ऑप्शन है, साहित्य,
खेल के क्षेत्र में विज्ञान वीरता पुरस्कार, तो आपको बताना है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार आप लोगों को खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अब आपको बताना है अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी। साहित्य के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान दिया जाता है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखना। और विज्ञान के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो विज्ञान के क्षेत्र में भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। आप लोग अपनी कॉपी पर लिख लेना। उसके बाद वीरता पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो वीरता पुरस्कार आप लोगों का सेना के क्षेत्र में दिया जाता है। सेना के क्षेत्र में वीरता पुरस्कार दिया जाता है। तीनों सेनाओं में दिया जाता है, भारतीय थल सेना और उसके बाद जल सेना, उसके बाद वायुसेना, तो तीनों सेनाओं में ये पुरस्कार दिया जाता है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला है आपका विजय घाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है। तो समाधि स्थल से भी आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को याद रखने ने मैं आपको इम्पोर्टेंट समाधि स्थल बता दूंगा, तो आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेना कि विजय घाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है। लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, राजीव गांधी, R.K. नारायण। तो विजय घाट किसका समाधि स्थल है। तो विजय घाट आप लोगों का जो हो जाएगा वो लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है। तो महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम राजघाट है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। राजघाट महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम है। उसके बाद राजीव गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है। तो राजीव गांधी के समाधि स्थल का नाम वीर भूमि है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। वीर भूमि राजीव गांधी के समाधि स्थल का नाम। उसके बाद R.K. नारायण के समाधि स्थल का नाम क्या है। तो इनका नाम है उदय भूमि। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। इनके समाधि स्थल का नाम R.K. नारायण के उदय भूमि। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न बन सकता है क्योंकि आपसे प्रमुख समाधि स्थल से प्रश्न पूछा जाता है। तो ऐसा नहीं, मैं आपको इन क्लासों में जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी मैं आपको सारी चीज़ें बताता चल रहा हूँ और सभी क्लास में बताया। ऐसा नहीं है कि इसी क्लास में बताया, हर क्लास में। इससे पहले 5 क्लासें कंप्लीट हो चुकी। इन 5 क्लासों में मैंने डिटेल से सारी चीज़ें पढ़ाई। बस आपको ज़रूरत है उन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से याद करने की। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है मैगी नॉट सीमा रेखा किन 2 देशों के बीच है। तो आपके पेपर में यहाँ से एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, 100% देखने को मिलेगा। तो आप लोग इन 13 नंबर प्रश्न को अच्छे से याद कर लेना। आपके पेपर में यहाँ से 100% प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। एक प्रश्न 100% आएगा। तो आपको बताना है कि मैगी नॉट सीमा रेखा किन 2 देशों के बीच है। तो आपको याद रखना है मैगी नॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है। आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी अच्छे तरीके से याद रखना है। अगर आपके पेपर में मैगी नॉट सीमा रेखा पूछी जाएगी तो जर्मनी और फ्रांस के बीच है। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है। तो आपको बताना है भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। मैकमोहन सीमा रेखा भारत और चीन के बीच है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। तो आपको सारी मैं सीमाएं रेखा अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, बस आपको सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। यहाँ से एक प्रश्न आपके पेपर में ज़रूर देखने को मिलेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ सीमा रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे ज़्यादा युद्ध होता है, इसलिए इसके सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ आपको यहाँ पर बना लेना, रेड क्लिफ सीमा रेखा है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेना। उसके बाद आपको बताना कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है। तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम ड्यूरंड रेखा है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, ड्यूरंड रेखा है। आप लोग अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को याद करते चलना है। तो आप लोगों को ये सारी सीमाएँ रेखाएँ अच्छे तरीके से याद कर लेना है। यहाँ से आपके पेपर में एक प्रश्न 100% देखने को मिलेगा। तो आज की क्लास का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला है वो रहने वाला है प्रश्न नंबर 14। वो है संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी। उसके ऑप्शन से 1953, 1954, 1784,
1954। तो आपको बताना है कि संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना 1954 में हुई थी। उसके बाद आपको बताना कि 1953 में हुई थी संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना। 1954 में किसकी स्थापना हुई थी? तो 1954 में आपकी ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में हुई थी। उसके बाद आपको बताना कि 1784 में किसकी स्थापना हुई थी? 1784 में आपकी एथियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, एथियाटिक सोसाइटी की स्थापना आपकी 1784 में हुई थी। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे एथियाटिक सोसाइटी। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को याद कर लेना, क्योंकि यहाँ पर लिखने की ज़्यादा जगह नहीं है। तो आप लोगों को मैं सारी चीज़ें लिखकर नहीं बता पा रहा हूँ, इसलिए मैं बोल देता हूँ। तो आप लोग अपनी कॉपी पर लिख लेना। उसके बाद 1784 में एक और स्थापना हुई थी। तो आपको याद रखना है, मतलब 1954 में आपकी एक और स्थापना हुई थी। आपको याद रखना है साहित्य अकादमी की भी स्थापना 1954 में हुई थी। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, साहित्य अकादमी की भी स्थापना आप लोगों की 1954 में हुई थी। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न जरूर बन सकता है। तो आप लोग अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को याद करते चलना है। आज की क्लास का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला है वो रहने वाला है प्रश्न नंबर 15। भारतीय थल सेना उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो उसके ऑप्शंस हैं लखनऊ, उधमपुर, पुणे, शिमला। तो आपको बताना है कि भारतीय थल सेना उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है। तो आपको इस प्रश्न का आंसर अच्छे तरीके से याद रखना है। इसका मुख्यालय आपका उधमपुर में इसका मुख्यालय आपका उधमपुर में हो जाएगा। उत्तरी कमान का मुख्यालय, भारतीय थल सेना उत्तरी कमान का मुख्यालय उधमपुर में है। तो आपको याद रखना लखनऊ में किसका मुख्यालय है? तो लखनऊ में भारतीय थल सेना मध्य कमान का मुख्यालय है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, भारतीय थल सेना मध्य कमान का मुख्यालय आप लोगों का यहाँ पर है, मध्य कमान का मुख्यालय कमांड। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। आज की क्लास का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 15, वो है भारतीय थल सेना उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं लखनऊ, उधमपुर, पुणे, शिमला। तो आप लोगों को याद रखना है भारतीय जो थल सेना है इसका उत्तरी कमांड का मुख्यालय उधमपुर में, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद लखनऊ में किसका मुख्यालय? तो लखनऊ में भारतीय थल सेना मध्य कमान का मुख्यालय। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखें, मध्य कमांड का मुख्यालय है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखना, कमांड आप लोगों को अच्छे तरीके से याद कर लेनी, क्योंकि आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। उसके बाद आपको बताना पुणे में किसका मुख्यालय है। तो पुणे में आपका दक्षिणी कमांड का मुख्यालय, भारतीय थल सेना की यहाँ पर बात हो रही है। तो भारतीय थल सेना की आपको मैं मुख्यालय बता दे रहा हूँ। आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे तरीके से याद कर लेने, क्योंकि आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। एक प्रश्न आपके पेपर में यहाँ से देखने को मिलेगा। तो शिमला में किसका मुख्यालय है? तो शिमला में आपका ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय, भारतीय थल सेना ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय आपका शिमला में है। तो आपको मैंने चारों मुख्यालय अच्छे तरीके से बता दिए जो आपके भारतीय थल सेना से रिलेटेड थे। यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में बन सकता है। आज की क्लास का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला है वो रहने वाला है आपका, यहाँ पर जल सेना की बात हो रही। जल सेना पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो उसके जो ऑप्शन हैं विशाखापट्टनम, मुंबई, कोची, देहरादून। तो आपको यहाँ पर जल सेना पूर्वी कमांड का मुख्यालय याद रखना है। इसका मुख्यालय आप लोगों का विशाखापट्टनम में है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो भारतीय जल सेना का मुख्यालय आप लोगों को याद रखना है, पूर्वी कमांड का आपका विशाखापट्टनम में हो जाएगा। आपको बताना है जल सेना जो पश्चिमी कमांड मुंबई में है, ये आपका पश्चिमी कमांड का मुख्यालय है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, पश्चिमी कमांड का मुख्यालय आप लोगों का मुंबई में है। उसके बाद आपको याद रखना है कि आप लोगों का दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कोची में है। यहाँ पर जल सेना की बात हो रही, तो यहाँ पर दक्षिणी कमांड का मुख्यालय आप लोगों का कोची में है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे दक्षिणी कमांड। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को याद करते चलना, आपके पेपर में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। आज की क्लास का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला है वो रहने वाला है यहाँ पर
भारतीय वायुसेना पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो देखिए यहाँ पर मुख्यालय से बात आई तो मैंने आपको तीनों सेनाओं के मुख्यालय करा दिए। तो यहाँ से एक प्रश्न आपके पेपर में ज़रूर बन सकता है। ऐसे ही मैं आपको जो 15 प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, जो टॉपिक आ जाता है उस टॉपिक को मैं बहुत अच्छे तरीके से करा देता हूँ। और वहाँ से अगर आपके पेपर में प्रश्न बनेगा तो फिर आप लोग गलत करके नहीं आओगे। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, भारतीय वायुसेना पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है। उसके चारों ऑप्शन हैं शिलांग, इलाहाबाद, गांधीनगर, नई दिल्ली। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। इस प्रश्न का आंसर आपका शिलांग सही जवाब हो जाएगा। भारतीय वायुसेना पूर्वी कमांड का मुख्यालय शिलांग में, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला प्रश्न नंबर 18 वो है नेशनल डिफेंस अकादमी एनडीए का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो उसके जो ऑप्शन हैं देहरादून, नई दिल्ली, खड़गवासला, हैदराबाद। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है नेशनल डिफेंस अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका खड़गवासला हो जाएगा। खड़गवासला आपका कहाँ पर पड़ता है। तो खड़गवासला आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। इसका मुख्यालय आप लोगों को एनडीए का मुख्यालय अच्छे तरीके से याद रखना है। आपके पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। तो आज की क्लास का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला वो है असम राइफल की स्थापना कब हुई थी। तो उसके जो ऑप्शन है 1935, 1948, 1965, 1939। तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना असम राइफल की स्थापना कब हुई थी। तो असम राइफल की स्थापना आप लोगों की जो हुई थी वो आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा 1935 में असम राइफल की स्थापना हुई थी। असम राइफल का मुख्यालय कहाँ पर है आप लोग ज़रूर बताना। तो असम राइफल का मुख्यालय आप लोगों का जो है वो आप लोग याद रखेंगे, इसका मुख्यालय शिलांग में है। तो असम राइफल का जो मुख्यालय है वो शिलांग में है। शिलांग कहाँ पर पड़ता है। तो शिलांग आप लोगों का जो पड़ता है वो मेघालय में पड़ता है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे असम राइफल का मुख्यालय शिलांग में। शिलांग आप लोगों का मेघालय में पड़ता है। आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेना। उसके बाद आपको बताना है कि 1948 में किस फोर्स की स्थापना हुई थी। तो 1948 में आपकी एनसीसी की स्थापना हुई थी। 1965 में आपकी बीएसएफ की स्थापना हुई थी। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। 1939 में आपकी सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी। सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी। इन तीनों के आपको फुल फॉर्म हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है कि एनसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, बीएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। इन तीनों के मुख्यालय आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखने हैं। इन तीनों के मुख्यालय आप लोगों को नई दिल्ली में है। एनसीसी का भी मुख्यालय नई दिल्ली में, बीएसएफ का भी और सीआरपीएफ का, इन तीनों का मुख्यालय नई दिल्ली में। आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेना क्योंकि आपके पेपर में मुख्यालय भी पूछ सकते हैं। तीनों के फुल फॉर्म आपको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। जितने भी लोग पूरी क्लास देखेंगे तो इन तीनों के मुख्यालय आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज की क्लास का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला आपको मैं सारी इंपॉर्टेंट जानकारी बता देता हूँ। ये हमारा आज की क्लास का लास्ट प्रश्न रहने वाला कि भारतीय दलयन शोध संस्थान कहाँ है। तो उसके जो ऑप्शन है कानपुर, नई दिल्ली, महाराष्ट्र, देहरादून। तो आप लोगों को बताना कि भारतीय दलयन शोध संस्थान कहाँ पर है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका कानपुर हो जाएगा। इसका मुख्यालय आपका कानपुर में है। तो आपके जीके में टोटल 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपको वास्तव में बहुत अच्छे तरीके से सारी क्लासों को कंप्लीट करा रहा हूँ, सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से करा रहा हूँ। बस आपको ज़रूरत है सारी चीज़ों को पढ़ने की। आपके लगभग 15 प्रश्न हर क्लास में सही निकलने चाहिए, इसलिए मैं आपकी क्लास में 20 प्रश्न कराता हूं ताकि आपके 5 प्रश्न गलत हो जाएं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके 15 प्रश्न सही निकलने चाहिए। अगर आप लोग सारी क्लासों को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे तो आप लोग पेपर में एक अच्छा स्कोर कर आएंगे। इसलिए मैंने आपको टोटल 15 प्रैक्टिस सेट कराने वालों। 15 प्रैक्टिस सेट को अच्छे तरीके से कंप्लीट करना, इसका मैंने अलग से प्ले लिस्ट बना दिया। जितने भी लोगों ने अभी तक उनमें से कोई भी क्लास कंप्लीट नहीं की है तो आप लोग सारी क्लासें अच्छे तरीके से कंप्लीट करते रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहें। अगर आपका कोई भी सवाल जवाब है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना और अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।